श्यामनगर में बलराज नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बड़ा मेहनती था। उसका एक बेटा था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल भी अपने पिता की तरह खूब मेहनती था। जब गोपाल छोटा था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। गोपाल के पिता ने फैसला किया कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा और खुद ही गोपाल को पालेगा। दोनों बाप बेटे राजा जयचंद के यहाँ नौकरी करते थे। राजा उन्हें रोजाना उनकी मेहनत के बदले उन्हें केवल 2 किलो अनाज देता था। इतने अनाज में बड़ी मुश्किल से दोनों बाप बेटों का गुजारा होता था, इसलिए वो दोनों हमेशा भूखे ही रहते थे। एक दिन गोपाल अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमें राजा की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। हमें कुछ और काम करना चाहिए या फिर किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करनी चाहिए। राजा हमें इतना कम अनाज देता है, हमारा पेट भी सही से नहीं भरता है और हम हमेशा भूखे ही रहते हैं। भूखे रहने की वजह से हम बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर हम खाएंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे? बेटा, कह तो तू बिल्कुल सही रहा है। भूखा रहने की वजह से मुझे भी बहुत कमजोरी आ गई है। हमेशा चक्कर से आते रहते हैं। कभी कभी तो मेरी आंखों से दिखना भी बंद हो जाता है। लेकिन बेटा, हम राजा की नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर हम राजा की नौकरी छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करेंगे तो राजा हमें तलाश करवाकर सूली पर लटका देगा। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम चुपचाप राजा की नौकरी करते रहें। अब तू जाकर जंगल से थोड़ी लकड़ी ले आ, मैं खाना पका दूंगा। गोपाल अपने पिता के कहने पर जंगल से लकड़ी लेने चला जाता है। तभी बलराज के घर एक बुढ़िया आती है। वो बलराज से कहती है, बलराज, तूने जिंदगी भर मुसीबत काटी है, अब और अपनी जिंदगी मुसीबत में मत काट। कभी तू चैन से बैठकर 2 रोटी नहीं खा पाया। तेरा बेटा कब का जवान हो गया है, तू उसकी शादी क्यों नहीं कर लेता? घर में बहू आ जाएगी तो कम से कम तुम लोगों को खाना तो बनाना नहीं पड़ेगा। तुम थके हारे मजदूरी करके आते हो और फिर भोजन बनाते हो। अगर बहू आ जाएगी तो तुम्हें बहुत से कामों से राहत मिल जाएगी। चाची, गोपाल की शादी हुए 1 साल बीत चुका है। क्या कहा तूने? गोपाल की शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन तूने कभी किसी को बताया नहीं। आखिर क्या वजह है इसकी? जरा मुझे भी तो पता चले। चाची, वजह तो कुछ नहीं। गोपाल की बहू अपनी माँ के घर है। माँ के घर क्यों है? तूने उसे वहाँ क्यों छोड़ रखा है? बेटे की शादी क्या बहू को मायके में छोड़ने के लिए की जाती है? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं कि वो अपनी पत्नी को मायके से लेकर आए? तू आज ही गोपाल को भेज दे बहू को लेकर आने के लिए। कैसे भेज दूं चाची? हमारे घर में तो एक चारपाई तक नहीं है जिस पर वो बेचारी आकर बैठ सके, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम चारपाई खरीद कर ला सकें। और फिर गोपाल के पास ऐसे कपड़े भी तो नहीं हैं जिन्हें पहनकर वो अपने ससुराल जा सके। उसके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हैं, उनमें भी 10 पैबंद लगे हुए हैं। पैबंद लगे हुए कपड़े पहनकर जाता हुआ गोपाल भला कैसे अच्छा लगेगा? अरे वाह रे बलराज, मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद समझती थी, लेकिन तू तो मूर्खों से भी बड़ा मूर्ख है। बस इतनी सी बात के ऊपर तूने गोपाल की बहू को उसकी माँ के घर छोड़ रखा है। मैं तो सोच रही थी कोई बड़ा बखेरा है। ये भी भला कोई बात हुई? चारपाई और कपड़ों की वजह से तू बहू नहीं लेकर आ रहा। चल, मैं दूंगी तुझे चारपाई, बहू को बैठने के लिए, और गोपाल के लिए नए कपड़े भी लाऊंगी। इतना कहकर बुढ़िया अपने घर चली जाती है। उसके बाद बलराज सोचने लगता है, चाची सही कहती हैं, मुझे गोपाल की बहू को बुला लेना चाहिए। अगर बहू आ जाएगी तो घर के कामों से हमें राहत मिल जाएगी। मैं कल ही भेज दूंगा गोपाल को बहू को लेने के लिए। फिर बलराज बुढ़िया के घर आता है और बुढ़िया से गोपाल के लिए कपड़े और चारपाई ले आता है। गोपाल चारपाई देकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप ये चारपाई कहाँ से लाए हो? बेटा, मुझे ये चारपाई विमला चाची ने दी है और उन्होंने तुझे नए कपड़े भी दिए हैं। लेकिन पिताजी, विमला चाची ने तुम्हें ये चारपाई और नए कपड़े क्यों दिए? बेटा, विमला चाची ने ये चारपाई तेरी बहू के लिए है और ये नए कपड़े तेरे लिए। मैं कहता हूँ कल तो इन कपड़ों को पहनकर अपने ससुराल चला जा और अपनी बहू को ले आ। लेकिन पिताजी, हम अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं। ऐसे में हम मालती को क्या खिलाएंगे? वो हमारे घर का हाल देखेगी तो क्या सोचेगी? ये सब जानता हूँ मैं बेटा, लेकिन बहू को जिंदगी भर के लिए मायके में भी तो नहीं छोड़ा जा सकता है। कभी न कभी तो उसे लाना ही होगा। इसलिए एक काम कर, तू कल ही जाके उसे ले आ। ठीक है पिताजी, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं कल ही मालती को ले आऊंगा। अगले ही दिन गोपाल बुढ़िया के दिए हुए कपड़े पहनकर मालती को लेने अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल में गोपाल की खूब मेहमान नवाजी होती है। गोपाल 1 हफ्ते तक ससुराल में रुकता है।
उसके बाद वो अपनी पत्नी मालती को लेकर अपने घर चल देता है, लेकिन रास्ते में गोपाल सोचने लगता है। अभी तो हमारे घर में बहुत गंदगी हो रही है, मालती देखेगी तो क्या कहेगी। एक काम करता हूँ, मालती को विमला चाची के घर छोड़ाता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर की सफाई कर लूँगा। गोपाल अपनी पत्नी को बुढ़िया के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। जब बलराज ने गोपाल को अकेले आता देखा तो वो गोपाल से बोला, बेटा तू अकेला ही आ रहा है, तेरी पत्नी कहाँ है, तू उसे क्यों नहीं लाया? पिताजी मैं मालती को ले आया हूँ, लेकिन मैं उसे विमला चाची के घर छोड़ आया क्योंकि हमारे घर में बहुत गंदगी हो रही है, सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है। मालती ये सब देखेगी तो शायद उसे अच्छा न लगे। जब मैं घर की साफ सफाई कर लूँगा तो मालती को अपने घर ले आऊँगा। बेटा साफ सफाई तो बाद में होती रहेगी, पहले तू महाराज के पास चल, वो तुझे 3 दिन से रोज बुला रहे हैं, मैं उनसे रोज कोई ना कोई बहाना लगा देता हूँ। तुझे अपनी ससुराल में इतने दिन नहीं रुकना चाहिए था, पता नहीं महाराज तेरे से क्या कहेंगे। गोपाल बगैर सफाई किए अपने पिता के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है। उधर बुढ़िया ने मालती की खूब खातिरदारी की और फिर बोली, बेटी तुम बहुत समझदार हो, खुदा हमेशा तुम्हें खुश रखे, आओ अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर मालती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगी क्या ये घर उसका नहीं है, तो उसने हिचकिचाते हुए बुढ़िया से पूछा, माँ जी ये गोपाल का घर नहीं है, तो फिर गोपाल का घर कौन सा है? बेटी गोपाल राजा के यहाँ काम करने गया है, इसलिए तुझे मेरे घर छोड़ गया था। तू अभी नई नवेली बहू है, घर में अकेले कैसे रहती, अब तो वो आने ही वाला होगा। चल उसके आने से पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ आती हूँ। फिर बुढ़िया मालती को उसके घर छोड़ आई। मालती को गोपाल का घर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पूरा घर गंदा पड़ा था, देखने में ऐसे मालूम होता था जैसे सालों से घर में झाड़ू नहीं लगी है। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। एक कोने में 2-3 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे, जिन पर जगह जगह पेवन लगे हुए थे और उन कपड़ों पर धूल जमी पड़ी थी। घर की ये हालत देखकर मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगती है, हे खुदा, पिछले जन्म में मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। इस घर में तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मालती बहुत समझदार और होशियार थी। उसने सोचा ये मेरे नसीब का एक हिस्सा है, अब मुझे कैसे भी करके इस मुश्किल से गुजरना होगा। वो हिम्मत करके उठी और घर की साफ सफाई में लग गई। कुछ ही देर में उसने पूरा घर साफ कर दिया और इधर उधर बिखरा हुआ सामान सही तरीके से लगा दिया। उसके बाद वो बुढ़िया की दी हुई चारपाई पर बैठकर गोपाल के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात होने वाली थी, लेकिन गोपाल और उसके बाप अभी तक घर नहीं आए थे। मालती बेचैन होने लगी। इतना बड़ा घर और उस घर में वो अकेली। उसका दिल घबराने लगा कि कहीं कोई गैर मर्द आकर उसके साथ कुछ गलत न कर दे। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उतने में ही गोपाल और उसका बाप हाथ में अनाज का थैला लिए घर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा कि उनके घर का नक्शा ही बदल गया था। जो घर हमेशा कूड़े का ढेर बना रहता था, आज वो हीरे की तरह चमक रहा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हुए। फिर गोपाल ने 2 किलो अनाज जो उन्हें राजा देता था अपनी पत्नी को दे दिया और फिर बोला, लो इसे पका लो। मालती को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो गोपाल से पूछने लगी, ये अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है, तुम्हें अनाज थोड़ा फालतू लाना चाहिए था। मालती, राजा मुझे और पिताजी को एक दिन काम करवाने के बदले केवल 2 किलो ही अनाज देता है। अब तुम ही बताओ, मैं फालतू अनाज कहाँ से ले आता? आप लोग राजा के यहाँ पूरा दिन मेहनत करते हो और राजा तुम्हें 2 किलो अनाज देकर बहका देता है। राजा तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहा है। बेटा, अब हम कर भी क्या सकते हैं? राजा की बात टालने की हिम्मत किसमें है? आज से तुम 2 किलो अनाज मत लाना। कल आप राजा से कहना, महाराज हमारा इस अनाज में पेट नहीं भरता है, हम भूखे रह जाते हैं, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दो। और सुनो, राजा से ये बात कहते हुए तुम बिल्कुल भी डरना मत। अगर राजा तुम्हें 5 किलो अनाज देने के लिए राजी हो जाए तो ठीक है, वरना तुम मुझसे काम के लिए मना कर देना। अगर राजा को तुम्हारे काम की जरूरत होगी तो वो तुम लोगों से काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। मालती, अभी तुम राजा को जानती नहीं हो जो तुम ये बात कर रही हो। अगर हमने राजे से कह दिया ना तो हमारी जुबान कटवा देंगे। ऐसे कैसे राजा तुम्हारी जुबान कटवा देंगे? तुमने किसी को लूटा तो नहीं है, तुमने चोरी तो नहीं की है और ना ही तुम झूठ बोल रहे हो। फिर तुम्हें किस बात का डर है? अपना हक मांग रहे हो और जो हक नहीं मांग सकता वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहती हूँ तुम एक बार राजा से अनाज बढ़ाने के लिए बात जरूर करना। ठीक है बेटा, तो इतना कह रही है तो मैं कल राजा से अनाज बढ़ाने के बारे में जरूर बात करूँगा। अब तुम इस अनाज को बना लो।
अगले दिन गोपाल और उसका पिता बलराज राजा के पास गए और फिर बलराज राजा से बोला, महाराज, मैं यहाँ आपसे अपने अनाज के बारे में बात करने आया हूँ। आप हमें पूरे दिन मेहनत करने के बाद केवल 2 किलो अनाज ही देते हो। इतने अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता। हमें ज्यादातर भूखा ही रहना पड़ता है। इसलिए महाराज, आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बलराज, ये बात तुम्हें पहले बतानी थी। भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम भूखे रहोगे तो खाली पेट काम कैसे करोगे? मैं आज से ही तुम्हारा अनाज 5 किलो नहीं बल्कि 6 किलो कर देता हूँ। फिर राजा मंत्री से कहता है, मंत्री, आज से बलराज को रोजाना 6 किलो अनाज दिया जाएगा और दूसरे जितने भी मजदूर हैं, सभी का अनाज बढ़ा दिया जाए। राजा का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटे 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। जब मालती ने गोपाल के सिर पर अनाज का बड़ा थैला देखा तो वो समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है। फिर उसने उन दोनों से पूछा, इस थैले को देखकर मालूम होता है कि राजा ने तुम्हें 5 किलो अनाज दे दिया है। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं बेटी, राजा ने कुछ नहीं कहा। हमने महाराज से अपनी मजदूरी का 5 किलो अनाज मांगा, लेकिन महाराज ने हमें 6 किलो अनाज दे दिया। आज से हमें रोजाना हमारी मेहनत का 6 किलो अनाज मिलेगा। हम महाराज से खामखा डरते हैं, लेकिन महाराज बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने हमारे साथ साथ सभी मजदूरों के अनाज में बढ़ोतरी कर दी है। सभी घर वाले बहुत खुश थे। बलराज ने मालती को बहुत दुआएं दी। मालती बहुत होशियार थी। राजा द्वारा दिए गए अनाज से वो आधा अनाज बचा लेती थी और आधे को पका लेती। 2 महीने तक उसने यही काम किया। फिर एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, आज आप राजा से कहना कि मैंने अपनी बेटी की शादी कर ली है। अब हम परिवार में 3 सदस्य हो गए हैं। आप जो अनाज हमें देते हो उससे हमारा पूरा नहीं पड़ता है। महाराज, अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा दो तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है बेटी, हम महाराज से ऐसा ही कहेंगे। अगले दिन शाम को काम खत्म करके दोनों बाप बेटे राजा के पास गए और राजा से बोले, महाराज, मैंने अपने बेटे गोपाल की शादी कर दी है। अब हमारे घर में 3 सदस्य हो गए हैं। अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने बलराज, जो गोपाल की शादी कर दी। मंत्री से कहकर आज ही मैं तुम्हारा अनाज 10 किलो करवा दूंगा। दोनों बाप बेटे 10 किलो अनाज लेकर घर आ गए। 10 किलो अनाज को देखकर मालती बहुत खुश हुई। अब वो आधे से भी ज्यादा अनाज बचा लेती थी और बाकी बचे हुए को पका लेती थी। ये सिलसिला 8 महीने तक चलता रहा। अब मालती ने काफी अनाज इकट्ठा कर लिया था। फिर एक दिन वो अपने पति और ससुर से बोली, बाबूजी, आज के बाद आप लोग राजा के यहाँ काम करने नहीं जाओगे। कब तक आप दोनों मजदूरी करते रहोगे? मजदूरी से हमें सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल सकता है और कुछ भी नहीं। अगर बेटी हम मजदूरी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इस तरह से तो हम भूखे मर जाएंगे। आप लोग चिंता मत करो। आपको राजा जो अनाज देते हैं, मैंने उसमें से आधे से ज्यादा अनाज बचा लिया है। इस प्रकार मैंने काफी अनाज बचाकर इकट्ठा कर लिया है। अब तुम लोग बाजार में कोई दुकान खोल लो और उसमें अनाज बेचने का काम शुरू कर दो। खुदा ने चाहा तो कुछ ही दिनों में हमारा कारोबार अच्छा चलने लगेगा। ठीक है बेटी, मैं आज ही बाजार में कोई दुकान दिखाता हूँ और फिर कल से हम अनाज बेचना शुरू कर देंगे। बलराज ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और अगले ही दिन अनाज बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी। दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। ये सब देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश थे। दोनों जब भी दुकान से घर आते तो कुछ न कुछ सामान घर के लिए जरूर लाते। एक दिन मालती अपने घर के आगे बैठी होती है। तभी उसकी नजर कोने पर पड़े एक सोने के हार पर पड़ती है। सोने का हार देखकर मालती की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं। मालती जल्दी से हार को उठा लेती है और उसे घर में ऐसी जगह रख देती है जहां किसी की नजर न पड़ सके। उसी दिन पूरे नगर में ढिंडोरची ने ऐलान किया, सुनो ए लोगो, जरा गौर से सुनो। एक चील रानी का सोने का हार लेकर उड़ गई है। जिस किसी इंसान को वो सोने का हार मिल जाए, वो हार को राजा को लौटा दे। इसके बदले राजा उस शख्स को मुंह मांगा इनाम देंगे। रानी के हार की खबर पूरे नगर में फैल गई। हर किसी की जुबान पर रानी के हार की चर्चा थी। जब ये बात मालती को पता चली तो उसने हार के बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। इसलिए राजा को अभी तक रानी का हार नहीं मिला। राजा बहुत परेशान था। वो मंत्री से बोला, मंत्री, हार के बारे में कुछ पता चला या नहीं? नहीं महाराज, अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन हार की तलाश जारी है। तुम एक काम करो, पूरे नगर में दोबारा ऐलान करवाओ कि अभी तक रानी का हार नहीं मिला। अगर किसी भी आदमी को हार के बारे में कुछ भी पता हो, वो बगैर डर के दरबार में आकर राजा को बताए और जो भी हार लाकर देगा
उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री ढिंडोरची से दोबारा पूरे नगर में ऐलान करवा देता है। अगले दिन मालती अपने ससुर और पति से कहती है, मैंने सुना है रानी का हार चील लेकर उड़ गई है और जो भी शख्स उस हार को तलाश करके राजा को देगा, राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। कहीं राजा झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं बहू, महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। वो जो भी वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। राजा को ज्योतिषियों ने बताया है कि हार किसी के घर के आगे पड़ा हुआ है। पिताजी, ज्योतिषी सही कहते हैं, हार हमारे घर के आगे पड़ा हुआ था। अब रानी का हार मेरे पास है, तुम राजा को ये हार ले जाकर दे दो। बलराज मालती से हार ले जाकर राजा को दे देता है। रानी का हार देखकर राजा बहुत खुश होता है। उसके बाद राजा बलराज से कहता है, बलराज, हम तुमसे बहुत खुश हैं। शर्त के मुताबिक अब तुम हमसे जो कुछ भी मांगना चाहते हो वो मांग लो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। महाराज, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? आपके हमारे ऊपर पहले से ही बहुत एहसान है। ये तो मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। बलराज, मैं जानता हूँ तुम बहुत ईमानदार और एक सच्चे इंसान हो, लेकिन तुम्हें कुछ न कुछ तो अवश्य ही मांगना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहता हूँ। महाराज, आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं पहले अपने घर पर मशवरा कर लूं, उसके बाद आपको बताऊंगा। ठीक है बलराज, तुम अपने परिवार वालों से बात करके मुझे कल बता देना। उसके बाद बलराज अपने घर चला जाता है। घर आकर वो मालती से बोलता है, बेटी, महाराज मुझे इनाम देना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि घर वालों से बात करके बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। अब आप राजा से कहो कि महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा दे दो तो उस पर हम खेती करके अपने परिवार का गुजारा सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटी, जैसा तुम कह रही हो मैं महाराज से वैसा ही कह दूंगा। अगले दिन बलराज राजमहल पहुंचकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा बलराज से बोला, कहो बलराज, परिवार वालों से क्या मशवरा करके आए हो? महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे दें तो मैं उस पर खेती करके अपने परिवार का गुजारा कर सकता हूँ। फिर मुझे और मेरे बेटे को मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बलराज, मैं आज ही तुम्हें 5 बीघा जमीन दिलवा देता हूँ। मेरी दुआ है इस जमीन पर खेती करके तुम खूब फलो फूलो और जीवन में आगे बढ़ो। फिर राजा मंत्री से कहकर बलराज को 5 बीघा जमीन दिलवा देते हैं। अब बलराज दिन रात खेत में मेहनत करता है और गोपाल अनाज की दुकान चलाता है। कुछ ही दिनों में वो बहुत मालदार हो जाते हैं। फिर गोपाल एक बहुत ही शानदार घर खरीद लेता है। अब उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। इस प्रकार गोपाल की बहू की समझदारी और चालाकी से उसके गरीबी के दिन कुछ ही दिनों में अमीरी में बदल जाते हैं।